हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है और ये क्विक रिवीजन सीरीज का तीसरा लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन के बारे में। और पोलराइजेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल के जो सवाल हैं वो हमारे एग्जाम पेपर में दो टाइप से पूछे जा रहे हैं। पहला जो टाइप है बड़ा ईजी है कि ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला होता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाता है तो आप सिंपल वे में थीटा भी निकाल सकते हो। और दूसरा जो तरीका होता है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, कई सारे क्वेश्चंस में देखने को मिला है, वो ये है कि ब्रूस्टर एंगल को लिंक किया जाता है क्रिटिकल एंगल के साथ। मतलब रिफ्रैक्टिव का जो एंगल होता है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है IC, उसके साथ लिंक कर दिया जाता है। तो इन दोनों टाइपों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि पोलराइजेशन होता क्यों है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। आइए सबसे पहले कि हम पोलराइजेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई। और इसी क्वेश्चन से एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है जो एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है। वो ये है कि पोलराइजेशन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम इससे सबसे अच्छा तरीका या सबसे अच्छा जो काम है वो ये है कि हम वेव को पहचान सकते हैं कि वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। कहने का मतलब हमारे पास जो वेव हैं वो दो तरीके की हैं, पहली है ट्रांसवर्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव को जांचने के लिए कि वेव हमारी ट्रांसवर्स है या नहीं, इसलिए पोलराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम किसी भी वेव को इंसिडेंट करेंगे तो पोलराइजेशन किसका होगा, ट्रांसवर्स वेव का होगा, लॉन्गिट्यूडनल का तो होगा भी नहीं। इस वजह से सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें कि ट्रांसवर्स वेव का ही क्या होगा, पोलराइजेशन। चलिए दूसरा टॉपिक जो हम बात करेंगे इसका वो है कि पोलराइजेशन होता क्या है, करते कैसे हैं। देखो हमारे पास अभी हमने कहा कि जो वेव होती है, जो लाइट रे होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। और लाइट रे में हम जानते हैं दो तरीके की पढ़ी होगी आपने, एक अध्रुवित प्रकाश जिसको कहते हैं नॉन पोलराइज्ड, और एक होता है ध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित मतलब नॉन पोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। अनपोलराइज्ड लाइट में ये खुद नाम से शो हो रहा है कि जिसमें कोई ध्रुव नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट हैं उनके वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता है लाइट रे में, और ये प्रकाश सदिश कंपन भी कहलाते हैं। प्रकाश सदिश कंपन के जो वाइब्रेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट के वाइब्रेशन है वो हर एक डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसी वजह से ये लाइट जो कैसी है, अनपोलराइज्ड। लेकिन हम किसी मेथड से, वो मेथड कोई सा भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, इस मेथड, किसी भी मेथड से हम इस अनपोलराइज्ड लाइट को या इसके अलग अलग डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हैं इसको किसी एक डायरेक्शन में ले आए तो हम कहेंगे कि हमने इस लाइट को पोलराइज्ड कर दिया या अध्रुवित लाइट को ध्रुवित कर दिया, क्योंकि इसके अब ध्रुव बन गया है। ध्रुव का मतलब क्या है, किसी एक डायरेक्शन में होना। तो ये जो मेथड है ये कहलाएगा पोलराइजेशन। चलिए अब ये हम पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, कि पोलराइजेशन तो हम करेंगे लेकिन कौन से मेथड से करेंगे, रिफ्लेक्शन मेथड से। क्योंकि ब्रूस्टर एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन के मेथड में इंक्लूड होता है। तो चलिए बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी सरफेस पर हम अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो प्रकाश दो भागों में बढ़ जाता है। चलिए तो हमारा जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। चलिए देखिए इसमें होता क्या है कि एक सरफेस पर एक अध्रुवित प्रकाश आता है। अब अध्रुवित प्रकाश को बार बार हम ऐसे तो शो तो कर नहीं सकते, इस वजह से इसको शो करने का जो तरीका होता है वो ये होता है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन बनाई है हमने, इसमें एक कंपोनेंट ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक ऐसा है, तो ये कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। तो एक रे में हमारे पास अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, वो ये आ रहा है। अविलंब के साथ, नॉर्मल के साथ इसका बनाया गया जो एंगल है वो है, हम थीटा मान लेते हैं।
जब ये रे इंसिडेंट होगी तो इसके दो भागों में विभाजित होगी। पहला एक भाग इसका होगा रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव का मतलब परावर्तित भाग, और दूसरा जो होगा वो अविलंब की तरफ झुकेगा, और कौन सा होगा, रिफ्रैक्टिव मतलब अपवर्तित भाग। ब्रूस्टर ने कहा कि जब किसी अनपोलराइज्ड या अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाता है तो वो दो भागों में बढ़ता है, रिफ्लेक्टिव पार्ट और रिफ्रैक्टिव पार्ट। जो रिफ्लेक्टिव पार्ट होगा वो होगा हमारा आंशिक ध्रुवित, मतलब पार्शली पोलराइज्ड होगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होगा। तो हमारा डिमांड ये है कि सर हमको तो कंप्लीटली पोलराइज्ड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसी एक एंगल पर ये जो प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश, ये पूर्णतः ध्रुवित भी होगा, और उस एंगल को कहेंगे हम ब्रूस्टर एंगल। वापस बोल रहे हैं कि किसी एक एंगल जिसका नाम है ब्रूस्टर एंगल, उस एंगल पे हमको जो रिफ्लेक्टिव पार्ट मिलेगा वो मिलेगा पूर्णतः ध्रुवित। आप देख रहे हैं इसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, बाहर से अंदर वाला भी है और ये वाला भी है। इसको कहेंगे अध्रुवित, और ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवित। और ये क्या कहलाएगा, ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल को निकालने का तरीका है कि सर पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, μ1, मतलब अपवर्तनांक कितना है, μ2, दूसरे का कितना है, पहले का कितना है, μ1, दूसरे को कितना है, μ2। तो उन्होंने कहा कि tan थीटा बी, यदि आप ब्रूस्टर एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो μ2/μ1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब थीटा बी निकालने के लिए tan इनवर्स μ2/μ1 कर सकते हैं। बात आया समझ में? आपको ये दोनों चीज़ें दी जाएंगी, थीटा भी पूछेगा या थीटा भी देगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा। चलिए दो टाइप के सवाल बनते हैं, वो दोनों टाइप कर लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। सीधा सीधा डेफिनेशन है, थीटा भी एक ऐसा एंगल है जिस पर परावर्तित जो पार्ट है वो पूर्णतः किस में मिलेगा, ध्रुवित मिलेगा। कैसा हो जाएगा ये, पूर्णतः ध्रुवित। तो फिर आंशिक ध्रुवित क्या है, थीटा बी के अलावा जितने भी एंगल पे लाइट आएगी उसमें कैसा होगा, आंशिक मतलब कुछ कम ध्रुवित होगा। तो चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं। पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक झील की सतह पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और झील के पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। हमारा क्वेश्चन ये है कि बताइए किस एंगल पर हमको जो परावर्तित भाग है झील से वो कंप्लीटली पोलराइज्ड मिलेगा या पूर्णतः ध्रुवित मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। एक झील की सतह है, फॉर एग्जांपल ये झील की सतह, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसने दिया है μ बराबर 1.33 भी हो सकता है और 4/3, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक लाइट इंसिडेंट होती है और ये बताइए कि हम कितना एंगल रखें कि जो रिफ्रैक्टिव पार्ट है, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, परावर्तित भाग, वो कैसा हो, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो। तो आपको पता है कंप्लीटली पोलराइज्ड पार्ट के लिए आपको जो एंगल चाहिए वो थीटा बी चाहिए। हमारी जो लाइट आ रही है वो एयर से आ रही है, कहाँ आ रही है, पानी में जा रही है। तो देखो क्या निकालना चाहते हैं आप, थीटा बी। क्या फॉर्मूला है, μ2/μ1। हाँ जी, μ2 क्या है, 4/3 है, μ1 क्या है, 1 है। तो ये आ जाएगा थीटा बी, और यहाँ आप लिख सकते हैं tan थीटा बी बराबर 4/3, और थीटा बी आपका आंसर आ गया 53 डिग्री। इसका मतलब ये है कि लाइट यदि 53 डिग्री पे आएगी तो आपको जो परावर्तित पार्ट होगा या रिफ्लेक्टिव पार्ट होगा वो कैसा मिलेगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो यही बनता है, इसी में लिंक कर देते हैं उसको। देखो अब हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि आने वाली रे यदि ब्रूस्टर एंगल पे आती है और ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू दे रखी है आपको 53 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है झील पे लाइट आ रही है और जो लाइट आ रही है वो आ रही है 53 डिग्री पर, मतलब आपको दे रखा है ब्रूस्टर एंगल। तो बताइए उस झील के लिए क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल का मान क्या होगा। बात आ रहा है समझ में? उसने ब्रूस्टर एंगल को लिंक कर दिया है रे ऑप्टिक्स के साथ, मतलब क्रिटिकल एंगल के साथ। तो देखो हम बात करें tan थीटा बी की तो वो होता है μ2/μ1,
और यहाँ हमको क्या देखने को मिल रहा है, म्यू टू डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं म्यू डी अपॉन म्यू रेयर, इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, कितना थीटा भी दे रखा है 53 डिग्री, तो tan 53 डिग्री बराबर ऐसा भी लिखा जा सकता है म्यू डी अपॉन म्यू आर, और इसको लिखा जा सकता है म्यू डी अपॉन म्यू आर बराबर 4/3, इक्वेशन नंबर 1। हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है साइन आई सी बराबर म्यू 1 अपॉन म्यू 2, मतलब ये रेयर होगा और ये डेंस होगा। आपको कैसे पता कि सर म्यू आर आएगा या म्यू डी आएगा? ऐसे पता है, साइन का वैल्यू हमेशा 1 से कम मिलना चाहिए। 1 से कम मिलेगा इसका मतलब रेयर में डेंसर का भाग दोगे, क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि जो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा छोटा होगा डेंसर से। अब जब आप रेयर में डेंसर का भाग दे रहे हो तो 1 से कम ही प्राप्त होगा, और 1 से कम मिलेगा इसका मतलब आप एंगल, आपका जो फॉर्मूला है वो ठीक है। तो चलिए इन दोनों को लिंक कर देते हैं। हाँ जी, लिंक कैसे बन रही है देखो जरा, यहाँ बता देते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है हमारे पास। हाँ जी, साइन आई सी बराबर क्या है भाई, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 है। और यदि हम यहाँ से मेजर करें, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 मतलब म्यू आर अपॉन म्यू डी दे रखा है, और यहाँ से मेजर करें तो किसके बराबर है, ये 3/4 के बराबर है। और यदि 3/4 के बराबर है तो हमारा जो आई सी आने वाला है वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। आया बात समझ में? चलिए, ये 2 टाइप के सवाल हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखना, इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने ऐप पे भेज रहे हैं, क्योंकि ऐप पे PDF आ जाती है, उसके सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे PGD फिजिक्स पॉइंट के नाम से है। सो थैंक यू सुनने के लिए।